मेरा नाम मनदीप मलिक है, गांव उमरा, हिसार, हरियाणा। जहां तक नरेंद्र मोदी ने कहा कि एमएसपी नहीं टूटेगी और मंडियां खत्म नहीं होगी, मैं प्रधानमंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि उनके पास कितना रिकॉर्ड है जो उन्होंने एमएसपी के ऊपर खरीद की है। ऑनलाइन की एमएसपी की बात कर रहे हो वो। ऑनलाइन जितने भी किसानों ने अपनी फसलों को ऑनलाइन करवाया, उनमें से सिर्फ पूरे भारत के 8% लोगों की उन्होंने ऑनलाइन खरीद की है। बाकी 92% कित गई भाई। 92% को डाउन द रेट आड़तियों के थ्रू खरीद के, मान लिया कि 1900 रुपये गेहूँ का भाव है तो 1600, 1700, 1500 के करीब आड़तियों ने खरीद लिया और गवर्नमेंट की मिली भगत के साथ पूंजीपतियों को बेचा है, जिसमें दोनों 50-50 नुकसान है। हम नरेंद्र मोदी की बात का विश्वास कैसे कर सकते हैं? पुलवामा में अटैक हुआ, 60 जवान शहीद हो गए, उनकी सीबीआई जांच क्यों नहीं करी भाई? एक देशभक्त है, देशभक्ति का नारा लेके ये आए हैं। रिलायंस ने पहले हमारे यहाँ फसल बीमा के नाम पे जो सरेआम लूट हो रही है, पहले 1 एकड़ में कपास की बता सकता मैं, क्योंकि कपास बहुत 670 रुपये एक कपास किले का ये काटते थे। बिना पूछे 3 गुना ज़्यादा रेट कर दिया भाई। क्यों नहीं पूछा भाई हमारे पे किसान है बाबा, हमें कितना प्रीमियम भरना हमने? जब उन्होंने बिना पूछे 3 गुना काट दिया तो क्लेम क्यों नहीं देने में? 2019 की कपास का क्लेम पड़ा, 2020 की का पड़ा। जब वो गिरदावरीकरण की बात आवे है कि क्रॉप कटिंग की गिरदावरी की बात है, तो वो 10% से ज़्यादा नुकसान नहीं दिखाते। ये सरेआम फ्रॉड। आपने जो बीमा योजना की बात करी, उस बीमा योजना से आपको कोई फायदा नहीं हुआ? बीमा योजना से क्या फायदा होगा भाई? बीमा योजना करने का मतलब क्या है आपको मैं बता देता हूँ। जो ये 3 काले कानून जो लागू किए हैं, इनका मेन उद्देश्य क्या है? किसानों की जमीन बैंकों के थ्रू पूंजीपतियों को बेचना। क्योंकि नरेंद्र मोदी और पूंजीपतियों ने पूरी तरह से स्टडी करने के बाद ये कानून लागू किए हैं। हमारे देश के 80% किसानों ने केसीसी कार्ड बनवा रखा है। उनमें से 90% किसान ऐसे हैं जो टाइम पे अपनी किस्त नहीं भर पाते। जो किसान टाइम पे किस्त नहीं भरेगा तो बैंक से वो फ्रॉड हो जाएगा, ज़मीन उसकी नीलाम हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन नीलाम हो, उसके लिए इसने क्या किया कि फसलों के रेट डाउन कर दिए, ताकि हर 6 महीने जो किस्त भरी जाती थी किसान वो भर ना पाए और वो फ्रॉड हो जाए, बैंक उसकी ज़मीन नीलाम कर दे। कोई ट्रैक्टर लोन पे है, किसी की खेतीबाड़ी के लिए लोन है, मशीन के लिए लोन है, और उस लोन के द्वारा जब वो किसान इस कंडीशन में आ जाएंगे कि भाई वो बैंक की किस्त नहीं भर पाएंगे, तो बैंक क्या करेंगे? सरकार के थ्रू उसकी ज़मीन नीलाम करेंगे, पूंजीपति बैंक के थ्रू उसकी ज़मीन खरीद लेंगे। सीधा असर क्या है कि किसानों की ज़मीन को हड़पना चाहते हैं पूंजीपति और मोदी सरकार। हमारे देश में जब से इन्होंने कहा कि भाई बिहार में जो कानून लागू किया वो पूरे देश में लागू करेंगे, पहले जब ये कानून लागू किए तो इन्होंने कहा कि देश अमेरिका, जर्मनी, जापान की तरह प्रोग्रेस करेगा। जब देख लिया कि भाई वो तो मुद्दा यहाँ चले को नहीं, फिर उन्होंने कह दिया धीरे धीरे भाई बिहार का मॉडल पूरे देश में लागू करेंगे। आज हमारे देश में बिहार का क्या स्टैंड है? कौन सी पोजीशन में है? रोजगार में है? प्रति व्यक्ति आय में बिहार का है? वहाँ का व्यक्ति 2 एकड़, 5, 10, 20 एकड़ का किसान भी अपनी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए हरियाणा और पंजाब की तरफ आ रहा है। दूसरी बात मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारी इस आंदोलन की जो बात सभी पत्रकार बंधु कहते हैं कि भाई सरदार इस आंदोलन की अगुवाई क्यों कर रहे हैं? दूसरी हरियाणा और सरदार, सेंटर कहती है कि पंजाब और हरियाणा ही इसको आंदोलन कर रहे हैं, बाकी स्टेट इसमें नहीं कर रहे। मैं ये बताता हूँ, जब क्रांति का बिगुल फूका था हमारे देश में 1947 में अंग्रेजों के खिलाफ है, तब भी वे स्टेट यहीं थे। तब सबसे ज़्यादा बगावत जो शुरू हुई और मार काट माची, और अंग्रेज जिससे डरते थे वो इसी एरिया के तो लोग थे, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी के। तो भाई इनके खून में क्रांति है, और जो लोग जिनके खून में क्रांति होती है ना, वो गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते और सत्ता के खिलाफ वो हमेशा बिगुल फूकते रहते हैं। नरेंद्र मोदी ने जो हमारे देश का नाश बिठा दिया, जिस प्रकार की वो छवि बनाते हैं, कल तक तो यार वो कहते थे कि यार मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आज सबकी मैं खा गया। वो 20 लाख करोड़ का घोटाला कोरोना फंड हमारे देश का अब तक का सबसे बड़ा कोरोना फंड है। 80,000 करोड़ रुपए इन्होंने बिजली कंपनियों को सब्सिडी दे दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लॉकडाउन के दौरान क्या हमारे देश के लोगों ने बिजली बिल नहीं भरे थे? नहीं, सारे ने बिजली बिल लॉकडाउन के दौरान। अगर बिजली कंपनियों ने पैसे मंथली उपभोक्ता के द्वारा पैसा ले लिया तो उनको 80,000 करोड़ की सब्सिडी किस लिए भाई? क्या वो मोदी के बटे हुए हैं? ये किसान यहाँ बैठे हुए हैं, छोटा बड़ा, औरतें, बच्चे जो यहाँ बैठे हुए हैं, क्या वो सारे इस देश के नागरिक नहीं हैं? अपने हकों की मांग कर। दूसरी बात, और मैं आपको एक बात बता देना था चैनल के द्वारा, हम हमारे हक नहीं मांग रहे भाई, हमारा हक छीनना जा रहा है और अपने आप को लूट से बचाने की ये लड़ाई है। अब कौन सा दे दे मोदी महाराज?
मोदी हमको हक नहीं दे सकता। हमारे हक हमारे पास ऑलरेडी थे। 1938 में अंग्रेजों से लड़ाई लड़के सर छोटू राम ने किसान और मजदूर के लिए ये कानून बनवाए थे ताकि वो अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सकें। 1938 के बाद हम स्ट्रगल कर रहे थे। हर किसान अपनी मेहनत से आज ये बोलता है कि किसान है ना बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, एप्पल के फ़ोन रखते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ जो वो किसान गाड़ी रखते हैं, सोशल मीडिया पे ज्यादा वायरल हो रही हैं चीजें भी। जींस पहन के आए हुए हैं, किसान नहीं है, महंगी महंगी गाड़ियां लेके आए हैं, किसान नहीं है। ये मैं बताता हूँ, हमारे देश की अर्थव्यवस्था प्योर पूरी तरीके से खेती पर आधारित है। बिल्कुल है। खेती में मेहनत करते हैं, कोई वो चोर उचक्के की तो है नहीं। 2000 की गेहूँ है तो मंडी वाला 2000 की लेगा, 4000 की तो कोले नहीं भाई। मेहनत करते पूरे साल और पैसे आते तो भाई खाने पीने के लिए तो मेहनत करते होंगे या किसी और चीज़ के लिए करा। हाँ, अगर किसान कपड़े डाल लिए, फ़ोन लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? जब वो फ़ोन मार्केट से लेके आया है तभी तो ये रिलायंस की कंपनी चल रही है। जीन्स के कपड़े डालेगा जब भी तो ये कंपनियां चलेंगी। एक बात बताओ भाई, वो मेहनत करके फ़ोन यूज करे है तो वो इंसान नहीं है। और ये जो अंबानी अडानी बड़े बड़े हेलीकॉप्टर में और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मांड है, क्यों भाई? ये इस देश के बटे हुए हैं। इनकी कंपनियां लॉस में जाए फिर भी ये सुविधा भोगे हैं और हमको हमारी फसलों का वो नहीं दिया जा रहा, ना तो मुआवजा दिया जा रहा और ना ही उचित भाव दिया जा रहा है। क्यों भाई? हम इस देश के नागरिक को नहीं। और ये अकेली लड़ाई किसान के लिए नहीं है भाई। जो यहाँ इस आंदोलन में असल में तो ये अब आंदोलन नहीं, ये क्रांति है। क्रांति में सर्व धर्म और सर्व जातिया के लोग इस क्रांति में भाग ले रहे हैं। भीड़ की जहाँ तक मैं बात करता हूँ कि किसान आंदोलन जहाँ से शुरू हुआ है सर्व जातीय सर्व धर्म के आधार पर यह लड़ा गया। किसान को सबसे ज़्यादा तकलीफ क्यों हुई? क्योंकि किसान मेहनती है और वो मेहनत करके अपना परिवार का पेट पालता है। जब उसको इतनी मेहनत करने के बाद भी उसको उचित उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा तो उसको गुस्सा आएगा। इसलिए वो इस आंदोलन की अगुवाई कर रहा है। जहाँ तक आंदोलन की बात है और इन काले कानूनों की बात है, ये आंदोलन अकेला किसानों को एमएसपी के लिए नहीं लड़ा जा रहा। किसान तो अगुवाई कर रहे हैं भाई, हमें हाथ तार गला, हमें इस देश के लिए लड़ाएंगे क्योंकि उसका खून हमेशा देश के लिए लड़ा है भाई। सीमा पर जवान है, खेतों में किसान है। बताओ भाई, नरेंद्र मोदी ये कहता है कि ये देशद्रोही आतंकवादी पाकिस्तानी है। नरेंद्र मोदी ने, उसके बाप ने, उसकी माँ ने, उसके मामे चाचे ताऊ भाइयों ने देश की आज़ादी के लिए कोई कुर्बानी दी है? आंगली भी नहीं कटा रखी। वो देश को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटता फिर है भाई। क्यों भाई? वो बांट सकता है क्योंकि हमारे देश में लोग धर्म के नाम पे लड़ते हैं, जातियों के नाम पे लड़ते हैं और इस जैसे बहरूपीय लोग सत्ता का लालची धर्म के नाम पे लोगों को लड़वाते हैं और जाति के नाम पे लोगों को बांट के सत्ता का वो बैठते हैं। आज देश के अंदर लोकतंत्र के द्वारा चुनी सरकार लोकतांत्रिक नहीं है, लोकतांत्रिक तरीके से वो नहीं चल रही। ये बीजेपी सरकार पूरी तरह से चोर गुंडे लुटेरों का एक गैंग बन चुकी है और उस गैंग की तरह से देश को पूरी तरह से लूट रहे हैं। अंबानी अडानी के यहाँ इन्होंने अपना रख दिया है, देश को गिरवी रख दिया है। और इसीलिए ये जब एमएसपी की तो मांग किसान कर रहे हैं, लेकिन जो खाद्य सुरक्षा बिल इन्होंने पास किया जिसकी लिमिटेशन को इन्होंने ख़त्म कर दिया, वो ख़त्म करने के बाद तो देश का 100 करोड़ लोग, 100 करोड़ की आबादी बहुत बड़ी होती है, 10-20 देशों ने मिला के 100 करोड़ बनाए। इतने तो हमारे देश में लोग भूखे मरे भाई। ये आंदोलन 100 करोड़ लोगों के लिए है, ना कि उन 10 करोड़ लोगों के लिए जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ में चल रहे हैं। ये देश उन 10 करोड़ लोगों का नहीं है, वो 100 करोड़ लोगों का है। तो मैं मेरे देश की जनता से ये आह्वान भी करना चाहूँगा कि भाई देखो, हम किसान हैं, हमारे अंदर बर्दाश्त हम कर नहीं सकते अन्याय, हम सड़कों पर आ गए। हम तो आपके लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो भाई घर पे मजदूर है, जो 200 रुपये दिहाड़ी करता है, क्या वो 200 रुपये में इतने महंगाई जो डे बाई डे ग्रो कर रही है महंगाई, क्या वो अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकता है? क्या वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता है? क्या वो हॉस्पिटल में अपने माँ बाप का इलाज करवा सकता है? वो सक्षम नहीं होगा क्योंकि उसको आमदनी खत्म हो जाएगी उसकी। और हम उसके परिवार के लिए किसान लड़ रहा है, 100 करोड़ लोगों के लिए लड़ रहा है और ये कह रहे हैं कि ये किसान है। भाई हम 100 करोड़ लोगों के लिए लड़ रहे, इस देश के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर निर्धारित है। कोरोना काल में था, इतना बड़ा घोटाला इन्होंने 20 लाख करोड़ का सरेआम घोटाला किया नरेंद्र मोदी ने। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या 20 लाख करोड़ छोटी रूस राशि नहीं होती? हमारे देश में कोई कोरोना के नाम पे कोई हॉस्पिटल बना भाई? हॉस्पिटल बनाने खातिर कितने रुपये चाहिए? 10 करोड़, 20 करोड़, 50, 100 करोड़, बड़ा तो बड़ा चाहिएगा। क्या कोई भी दवाई दूसरे देश से 20 लाख करोड़ में मंगवाई है? नहीं मंगवाई ना। उसका कारण क्या है? कोरोना को तो इन्होंने बदनाम किया। कोरोना एक वायरस है भाई, सबसे भयंकर बीमारी तो HIV है, कैंसर है। उसमें आदमी मरते हुए थोड़ा टाइम ले, साल 6 महीने,
कोरोना इतनी भयंकर बीमारी होगी कि 2 दिन में आदमी मरे हैं। अगर 2 दिन में आदमी मरे हैं तो 6 महीने हो गए लॉकडाउन में, इतने तो पूरा देश और दुनिया खत्म ही हो लेंदी। कोरोना डॉक्टर और सरकार पूंजीपतियों को मिली भगत करके इस देश के ऊपर थोपा गया है, और डॉक्टर और पूंजीपति और सरकार पूरी बेईमानी के साथ जनता को लूट रही है और कोरोना के नाम पे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे केस आपको मिलेंगे हांसी के अंदर, हरियाणा के अंदर, जिन्होंने कोरोना का नाम देके डॉक्टरों ने मरीजों की किडनी निकाल ली भाई, किडनी निकाली। उसका कारण उसका मैं बताऊँ, बोला प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अब गवर्नमेंट कहती है कि मास्क लगा लो, अकेले मास्क लगाने से वायरस को नहीं फैला है, ठीक है भाई। और डॉक्टर क्या कहता है, कोरोना की डेथ हो जाए, प्लास्टिक की उनकी पीपीई किट है, लाश के नज़दीक नहीं जाने दिया जाता भाई। ये अब तो बोल रहे हैं कि एक मास्क लगाने से कोरोना नहीं फैलेगा, और पहले कहते थे कि भाई एक घर में नहीं रहना। दोगली बात होगी ना। पहले कहते थे कि 14 दिन में इसके लक्षणों का पता चलता है, 3 दिन में इसका रिजल्ट आता है, जो इन्होंने मशीन चेकअप के लिए बनाई है। अब रिजल्ट 1 महीने, 1 दिन, 1 घंटे में बता देते हैं कोरोना है, 15 मिनट में आ जाता है। अच्छा 14 दिन में लक्षणों की बजाय 2 दिन में डेड होने लगे। अब इसके पीछे कौन से साजिश है भाई, मैं पूछना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे बड़ा बहरूपिया, चोर, लुटेरा और गुंडा बदमाश है। शराफत का चोला उठ के सत्ता पर बैठ गया, और जो इनके संगठन है वो मलाई खाने के लिए और इस देश को गुमराह करने के और गुलाम बनाने के लिए उसके पीछे लगे हुए हैं। पूंजीपति हमारे देश के जो पूंजीपति हैं उनकी सोच आदर्शवादी नहीं है। जब देश अंग्रेजों को गुलाम था, ये पूंजीपति उन्हीं के साथ मिले हुए थे भाई, और ये धर्म के ठेकेदार भी उन्हें गले लग रहे थे। धर्म की उस टाइम देश की आज़ादी भी किसान ने मजदूर ने लड़ी थी। अगर भगत सिंह पैदा नहीं होते, सुभाष चंद्र बोस पैदा नहीं होते, चंद्रशेखर आज़ाद पैदा नहीं होते, तो क्या हम आज़ाद हो जाते? इन लोगों ने तो उस टाइम भी देश को गुमराह किया था। उन लोगों ने, भगत सिंह जैसे युवाओं ने, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे युवाओं ने देश को बताया था कि तुम गुलाम हो और हम आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े। तब उन्होंने उनके संगठन बने थे, और तब अंग्रेजों को यहाँ से भगाया था। धर्म के ठेकेदार और ये पूंजीपति, ये तो अंग्रेजों के पिट्ठू थे यार। ये तो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा देश लड़ाई लड़े, हमारा देश आगे बढ़े। और जो ऑनलाइन मंडियाँ हुई उनसे कितना फायदा? आप तो किसान एक अच्छे से समझा सकते हो। सरकार ये कह रही है हमने किसानों की सुविधाओं के लिए ऑनलाइन मंडियाँ करी। उसका कारण है ऑनलाइन मंडी क्यों बनी? ऑनलाइन मंडी बनने का कारण है कि जो आड़त की दुकान बनी हुई है, सभी लोग ऑनलाइन की तरफ भागेंगे। गांव में इन्होंने CSC सेंटर कर दिया, ऑनलाइन करवा लेंगे। मंडियों की तरफ कोई नहीं जाएगा। वहाँ आड़ती बैठे बैठे किसान का इंतजार करेंगे। किसान वहाँ जाएगा नहीं, क्यों? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा। वो मंडियाँ इतने घाटे के दौरान, इतने समय तक वो अपना सर्वाइव नहीं कर सकती। अपने आप वो बंद हो जाएंगी, वो अपने आप बंद हो जाएंगी। जब वो बंद हो जाएंगी, जो MSP फिक्स की मोदी बात कर रहा है ना, टेक्निक की, तब मोदी उस MSP से नीचे फसल खरीदेगा। क्यों? क्योंकि किसान की मजबूरी होगी फसल बेचना, स्टोर कोई कर नहीं सकता। हमारे देश में लार्ज स्केल पर वेयर हाउसिंग की सुविधा है नहीं, कोल्ड स्टोरेज किसान बना नहीं सकता, क्योंकि इतना सक्षम किसान हमारे देश का है नहीं। तो उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए ऑनलाइन MSP की इन्होंने सुविधा इसलिए किया कि आड़तियों के पास ना जाए और आड़ती अपने आप चले जाएंगे। इनका इंतजार करने के लोग ऑनलाइन में फंस जाएंगे। उसके बाद जब आड़ती चले जाएंगे तो MSP से नीचे खरीद करेंगे, और किसानों को कह देंगे कि आपने बेचनी है तो बेचे, नहीं जाओ। किसान फिर करेगा क्या? 1000 की चीज़ 500 में बेचनी पड़ेगी। उसी का फ़ायदा उठाने के लिए ये चीज़ें हैं। ऐसी क्या मजबूरी है सरकार की, जो अडानी और अंबानी जैसे आप बात कर रहे हो कि उनके लिए किसानों, जो किसान है, जो देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है किसान, और किसान विषम परिस्थितियों में भी अपना कर्तव्य निभाता है और देश का पेट भरता है। ऐसी क्या मजबूरी है सरकार की जो भी इनको इतना आगे बढ़ा रही है सरकार? सरकार की कोई मजबूरी नहीं है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, BJP और इसके पर्दे के पीछे जितने संगठन हैं, उनकी कोई मजबूरी नहीं है। उनकी विचारधारा है, उनका शौक है कि इस देश पर हम राज करा, बाकी जनता गरीब हो, जो गुलाम हो जाए, और कुछ पूंजीपति 10, 20, 50 जो लोग हैं उनके पैसे के दम पे हम सरकार चलावा और इस देश के हम राज्य बने रहा। वो उनका शौक है, उनकी विचारधारा है। उनकी विचारधारा, एक बात आओ, हमारे देश में BJP के जो संगठन है, करणी सेना है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, RSS है, विश्व भारती है, कितने लोग हो गए भाई? अरे हम 100 करोड़ लोगों की महंगाई के लिए जो इसका कानून खाद्य सुरक्षा, 100 करोड़ की लोगों के ऊपर वो महंगाई का असर डालेगा, जिनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो करणी सेना कंगना रनआउट के लिए तो बम्बई जावे है,
और 100 करोड़ लोगों की जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लिए वो एक शब्द नहीं बोलते। तो वे लोग देशभक्त नहीं है, संगठनों के नाम पे दुनिया को गुमराह करके अपनी सत्ता चलाना जानते हैं। हमेशा वो लोगों को लड़वाते हैं, खून बहा के वो राजनीति करते हैं। वो लोग संगठन नहीं, संगठन के रूप में आतंकवादी हैं। उसने कह दिया कि यहाँ बैठे हुए लोग खालिस्तानी आतंकवादी हैं। अगर 2.5 करोड़ लोग किसान जो आज सड़कों पर है वो आतंकवादी हैं तो भाई ठीक है, सारे आतंकवादी हैं। अगर तेरे होते हुए इतने लोग आतंकवादी बन गए तो तेरे को तो प्रधानमंत्री रहने का कोई हक नहीं है भाई। इतना कमजोर नरेंद्र, आने वाला इतिहास जब हमारे प्रधानमंत्री को खगोलेगा ना, उसकी वो समझेगा तो दुनिया सबसे घटिया और सबसे कमजोर प्रधानमंत्री अगर कोई साबित होगा तो नरेंद्र मोदी होगा। और नेशनल मीडिया के बारे में क्या कहना चाहोगे? जो मीडिया घराने हैं या तो न्यूज़ दिखाते नहीं, दिखाते हैं तो तोड़ मरोड़ के दिखाते हैं, तो उन लोगों को क्या कहना चाहोगे आप? 3 चैनल को मैं विशेष तौर पर बताऊंगा, बाकियों का मैंने बेरा को नहीं, जिसमें जी न्यूज़ है, आज तक है और ABP है। जी न्यूज़ का जो एंकर है सुधीर चौधरी, जो DNA स्पेशलिस्ट है, सारी दुनिया को पता है कि कांग्रेस सरकार में नवीन जिंदल के कोयले घोटाले की जो 100 करोड़ की रिश्वत उसने मांगी, मैं आपकी एक खबर छिपा दूंगा, आप 100 करोड़ रुपए मुझे दे दीजिए। ऑन द रिकॉर्ड यूट्यूब पे उसके वीडियो हैं। जो आदमी 100 करोड़ रुपए लेके इतने बड़े घोटाले को छुपा रहा है, क्या यार आज नरेंद्र मोदी के पास उसको देने के लिए 100 करोड़ नहीं है जो लोगों को वो गुमराह कर रहा है? श्वेता तिवारी आज तक की एंकर को मैं बता देना चाहता हूँ, जिस टाइम देश में नोटबंदी लागू हुई तब उसने खुद के लोगों को दिखाने के लिए कहा कि 2000 के नोट में चिप है। अगर इससे आतंकवादी खत्म हो जाएंगे, नक्सली खत्म हो जाएंगे और करप्शन खत्म हो जाएगा। जहां पर भी नोटों की चोरी होगी, आतंकवादी अगर नोट को लेकर जाएंगे, जहां चोरी होगी वहां पे इसकी सैटेलाइट के द्वारा पता चल जाएगा कि इनके पास ये नोट आए कहां से, कितने नोट है, कहां से आए। तो मैं आप सभी जनता से और आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या भाई सारे लोगों ने बेरा पट गया 2000 के नोट में चिप है कि नहीं है? कौन ही नहीं भाई। तो उसने देश को पैसे लेके सरेआम झूठ बोला, लोगों को गुमराह किया। नोटबंदी के दम पे जो पूंजीपतियों का 2 नंबर का पैसा था उसको 1 नंबर में व्हाइट मनी करने का काम किया था नरेंद्र मोदी ने। एक भी देश का अच्छे से अच्छा अर्थशास्त्री, चाहे 100, 200, 500 अर्थशास्त्री तो होंगे इस देश में, किसी भी एक आदमी ने नोटबंदी को सही बताया? किसी भी एक आदमी ने GST को सही बताया? इसने कहा कि करप्शन रोकने के लिए 1000 का नोट बंद होना चाहिए, रामदेव नर मोदी ने कहा। बीजेपी सरकार ने जब सत्ता में आई तो 1000 का बंद करके 2000 का ले आई। यानी कि उनकी मानसिकता क्या थी, एक बार सत्ता पर बिठा दो। इन कांग्रेस ने तो भाई साहब खड्डे खोदे थे। मैं कांग्रेस के प्रति वो नहीं कर रहा, कांग्रेस ने तो खड्डे खोदे थे, बीजेपी ने कुएं खोदे हैं। और कांग्रेस से 20 गुना ज़्यादा स्पीड से देश को लूटने लग रही है, सबको पता है। लेकिन लोग कहाँ हैं? धर्म जाति पाति में उलझा के लोग। हमारे देश की राजनीति धर्म की राजनीति नहीं है भाई, धर्म की आड़ में जातिगत द्वेष भावना की राजनीति है। धर्म का तो हम ढिंढोरा पीट रहे हैं, धर्म की राजनीति। अगर धर्म की राजनीति होती, धर्म तो हमें क्या सिखाता है, लोकतंत्र हमें क्या सिखाता है कि जनता का ध्यान रखो, जनता की सुरक्षा करो, जनता के लिए काम करो। जो ये 100 करोड़ लोग के लिए बिल ले आए, 5 करोड़ लोग सड़कों पर धक्के खाए हैं, तो भाई ये कोई हिंदू धर्म में कौन नहीं। बीजेपी के उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहोगे जो पहले प्रदर्शन करते थे कपड़े उतार के कि भाई महंगाई होगी और किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करे? आजकल वो लोग कहीं पे भी किसी तरह का भी कोई उनका विचार आज तक सामने नहीं आया, उन लोगों को क्या कहना चाहोगे आप? जहाँ तक अनिल विज का सवाल है, जो कपड़े उतार के सड़कों पर धनखड़ और सुभाष बराड़ कपड़े निकाल कर लोगों को कांग्रेस का विरोध करते थे, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करेंगे, वो लोगों ने उनको सत्ता दे दी। आप उसका रिजल्ट देख भी रहे हो। नहरों में पानी नहीं है, फसलों के भाव नहीं है, जमीन के रेट नहीं है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, बच्चियों के रेप हो रहे हैं। देश का तो जनाजा निकला हुआ है चारों तरफ से, और ये लोग बोल रहे कि हम उसको विश्व गुरु बनाएंगे। अनिल विज को मैं एक कहता हूँ, उस जैसा बेशरम और बेहुदा मंत्री इस देश में नहीं है। पिपली के अंदर 80-80 साल के बूढ़ों के सिर पर लाठी मार दी पुलिस वालों ने, जो बैज भी नहीं लगा रहे थे, ड्रेस भी नहीं पहन रहे थे। अरे आतंकवादी तो आप लोगों ने भेजे हुए थे वहाँ पे। तो ये कह रहे लाठीचार्ज हुआ ही नहीं हुआ ना, लाठीचार्ज हुआ नहीं, वीडियो है सब, उसको पता है लाठीचार्ज हुआ है, उसको पता है लाठीचार्ज हुआ है, उसी ने ऑर्डर दिए थे।
लेकिन वो इतनी घटिया और बेशरम मानसिकता का इंसान है, वो झूठ के अलावा कुछ नहीं जानता। उसने हमेशा लोगों को बांट के राजनीति की है। ये देश का दुर्भाग्य है इस जनता का कि वो चुन दिया, और चुन दिया तो भाई हमने जीण दे यार, हमारी गलती होगी तो चुन दिया। वो भाई समय देख, जो ये काले कानून लेके आए हैं जेपी दलाल, वीके सिंह, अनिल विज ने इन कानूनों का समर्थन करके और आतंकवादी बोल के हमारे किसानों को अपनी राजनीतिक हत्या कर चुके हैं। वो लोग आने वाले टाइम में जनता उनको ऐसे पिछवाड़े में जूत मारेगी कि वो सत्ता का कुर्सी तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, और उनकी कुर्सियों उठा के विधानसभा और सत्ता से बाहर फेंकने का काम करेगी ये जनता। और दुष्यंत चौटाला के बारे में क्या कहना चाहोगे, जो पहले ट्रैक्टर लेके संसद में भी जाया करते और उनकी काफ़ी पोस्ट वायरल भी हो रही है, उनके काफ़ी जो भाषण है वो भी वायरल हो रहे हैं कि जो पहले किसान हितैषी होने की बातें करते थे, आज के समय उनका कोई विचार तक नहीं आया है। अरे भाई विचार क्यों आओगा? दुष्यंत चौटाला ने जो पार्टी अलग बनाई, दुष्यंत चौटाला और बीजेपी पहले से फिक्स कर चुके थे अब दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम बनावांगे और हमें सीएम बनाएंगे। पार्टी अलग बनवाई। अगर दुष्यंत चौटाला की ज्यादा सीट आती तो सीएम दुष्यंत बनता और डिप्टी सीएम बनती बीजेपी, और अब बीजेपी की ज्यादा आएगी तो सीएम बन गया यो खट्टर और डिप्टी। ये बातें इनकी पहले से फिक्स हो चुकी थी। सत्ता का मोह और पैसे का लालच इंसान को आंखों पे पट्टी बांध देता है, उसको गुमराह कर देता है। दुष्यंत चौटाला को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बीजेपी का वोट बैंक है शहर का, बीजेपी का वोट बैंक है शहर का, देहात का वोट बैंक है जातिगत उसका, यानी कि वो हर जगह स्ट्रांग है। दुष्यंत चौटाला का वोट बैंक है एकला देहात का, और वो भी एक विशेष वर्ग का, किसान वर्ग का, जिसने बहुत सारी उम्मीदों के साथ दुष्यंत चौटाला को वोट दिया। वो इसलिए वोट दिया था कि ये आदमी हमारे लिए लड़ेगा, इस उम्मीद के साथ दुष्यंत चौटाला को वोट दिया। दुष्यंत चौटाला जीतने के बाद डिप्टी सीएम के लालच में बीजेपी सरकार के साथ गठबंधन कर लिया। चलो कर लिया भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही काले कानून लागू हुए, दुष्यंत चौटाला पे तो बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी संपत्ति है, उसके ऊपर तो देख भाई महंगाई का भी असर नहीं होना, कानूनों का असर भी नहीं होना। विदेशों में जिसके पास संपत्ति है वो महंगाई ने क्या समझा भाई। लेकिन जो गरीब जनता, खेती करने वाले, हल चलाने वाले लोगों ने उसको वोट दिया, उसने उनको तो रातों रात बेच दिया, पिपली में उनके लठ मारे। जिन लोगों ने दुष्यंत को वोट दिया उसकी सरकार ने उन बुजुर्गों को, उन कार्यकर्ताओं के सिर पर लठ मारे, तो क्या उन लोगों ने वोट देना चाहिए? इस विषय में भी आने वाले टाइम और अब भी हम यो जो दुष्यंत चौटाला और इसके परिवार के अजय चौटाला, दिग्विजय नैना ने अपनी राजनीतिक हत्या कर चुके हैं। इनकी जो दुकान थी उसका ताला लग चुका है, और उस ताले की चाबी अब कभी भी नहीं मिलेगी। उस ताले की चाबी अब दुष्यंत चौटाला को कभी नहीं मिलेगी भाई। अब लोग पार्टीबाजी और धर्म की राजनीति और जातिगत राजनीति से ऊपर उठ चुके हैं। आप जैसे मोह माया में पड़े हुए लोगों को अब जनता कभी भी नहीं चुनेगी, ये मेरी उनको सख्त चेतावनी है। और हमारे चैनल के दर्शकों को क्या कहना चाहोगे किसान आंदोलन के बारे में, जो लोग वाहियत की बातें करते हैं उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? आपका चैनल भाई, मैं तो आपको है ना बहुत अच्छा इंसान मानता हूँ। चैनल चुनल तो बाद की बात है, पहले इंसान अच्छा होगा तो अच्छे काम करेगा। अगर आपके मन में खोट है, यहाँ हमारे बूढ़े बुजुर्ग यार सड़कों पर ऊपर पड़े हैं भूखे नंगे बेचारे, सर पर छत को नहीं, इतनी सर्द का मौसम है, अगर आप उसकी वास्तविकता पब्लिक को दिखाओगे तो मैं आपको एक ही बात कहूँ भाई, इस चैनल के द्वारा देखने वाले सभी दर्शकों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस आंदोलन का हिस्सा बने। ये आंदोलन नहीं है, क्रांति है। जिस प्रकार देश को आज़ाद कराने के लिए 1947 की क्रांति में सभी क्रांतिकारियों को दुनिया याद करती है ना, उसी प्रकार किसान रूपी क्रांति में भाग लेने वाले हर व्यक्ति को आने वाला इतिहास याद करेगा। और जो व्यक्ति इस आंदोलनकारी, इस क्रांति का विरोध करता है, आने वाला इतिहास उसको गद्दारों के नाम से जानेगा। और अगर आपके अंदर इंसानियत है और आपके खून में उबाल है तो आपको इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए और देश के प्रति अपनी वफादारी साबित करनी चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार भाई, धन्यवाद।